तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट हम आपको पहले भेज चुके हैं। आप में से जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है, पहले वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करें, तभी आपको सेकंड पार्ट समझ आएगा, क्योंकि हम उसके ठीक बाद से शुरू करेंगे। तो पहला वाला पार्ट आप पहले देख लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। और जिन लोगों ने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि आपको टाइम पर नए वीडियोस मिलते रहें। लाइक शेयर भी करना ना भूलें। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग पहला वीडियो देखने के बाद ही दूसरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम उसके ठीक बाद से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास दो तरह के मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन में इमेज फॉर्मेशन के लॉज क्या हैं। सबसे पहले हम लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो आपके पास 4 लिखे हुए हैं, या अपनी बुक आप देख सकते हैं। आपकी बुक में 4 लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन है। दोनों के डायग्राम भी बने हुए हैं, सभी लॉज के, दोनों स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। पहचान क्या है? आउटवर्ड पॉलिश होगी और इनवर्ड यानी गहरे वाले केव टाइप से रिफ्लेक्शन होगा। कॉन्वेक्स मिरर की पहचान क्या है? इनर साइड पॉलिश होगी और ये बाहर वाले आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। पहला लॉ क्या कहता है? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझते हैं, जब भी हम मिरर बनाते हैं, मिरर के ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना, इसका ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इसका मिड पॉइंट पोल कहलाता है। ये जिस स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट मींस जैसे ये स्फीयर है, इस स्फीयर का ही एक पार्ट हम मिरर बनाते हैं। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा आपको पी और सी को मिला के आगे बढ़ाता हुआ मिलेगा। तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। यहां भी आप ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। व्हेन अ रे comes parallel to the principal axis, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, और अगर ये रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल होगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस। फोकस कहाँ होता है? पी और सी के ठीक बीच में। तो क्या कहता है लोग कि अगर कॉनकेव मिरर है और अगर कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फॉल हो रही है, पैरेलल आ रही है, तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। किसमें? कॉनकेव मिरर में। लेकिन अगर सेम वही काम कॉन्वेक्स मिरर कर रहा है, तो ध्यान रखना है, देखिए सी कहाँ होता है? जहां ये स्फीयर पूरा हो रहा है। तो इस हिसाब से इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कहाँ होगा? अंदर पॉलिश वाली साइड हो गया, और पी और सी के बीच में क्या होता है? एफ। अब लॉ क्या बनेगा? इस लॉ में क्या था? कॉनकेव मिरर में क्या था कि जो पैरेलल आ रही है, चलिए यहां भी ये पैरेलल आ गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी? फोकस से। लेकिन भाई इसका फोकस तो अंदर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से जाती है कि आपको अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रही है। माने अगर उसको डॉट डॉट करके आप पीछे मिला देंगे तो फोकस पर मिलेगी, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये कहां से होकर आ रही है? फोकस से। देखिए अपीयर टू डाइवर्स, ऐसे आएगी कि यहां से आएगी और दूर जाती हुई लगेगी। माने अगर आप डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे तो कहां से आएगी? फोकस से। तो अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ऐसा लगेगा प्रिंसिपल फोकस से आगे दूर हो रही है। देखिए डाइवर्स का मतलब होता है दूर जाना, दूर हटना, और कन्वर्स का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा होना। तो ये ऐसे आ रही है, पैरेलल आएगी और दूर जा रही है, तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आती हुई दूर जा रही है। तो बात ध्यान से समझिए, अगर कॉनकेव मिरर में पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, पासेस थ्रू द फोकस। और अगर वो कॉन्वेक्स मिरर में आएगी तो लगेगा पीछे डॉट डॉट करके के फोकस से आ रही है, उसी डायरेक्शन में आप इसे आगे बढ़ा देंगे। ये हो गया पहला लॉ कि अगर पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी,
या फोकस से आती हुई अपीयर होगी, हमें लगेगा कि डॉट डॉट करके फोकस से होकर आ रही है। ये हुआ आपका पहला लॉ। दूसरा रूल देखेंगे तो पहला क्लियर हुआ कि कॉनकेव मिरर में, हम मेन फोकस अभी कॉनकेव मिरर पे करें, कॉनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और अगर वो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में आ रही है तो इस तरह से जाएगी कि डॉट डॉट करके हम फोकस पर मिला पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि इफ अ रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये देखिए पहला क्या था, अगर पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से। जस्ट उल्टा कर दिया उसका कि अगर फोकस से होकर आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। पहले का कन्वर्स, जस्ट कन्वर्स। उसमें क्या था कि इफ अ रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू द फोकस। उल्टा कर दीजिए, इफ अ लाइन passes through the focus then after reflection it becomes parallel to the principal axis। बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, सेम वही है कहानी। तो यहां देखिए सेम वही, आप देखिए एरो बदल गया। आप अगर डायग्राम पर ध्यान देंगे तो सिर्फ एरो बदला है, देखिए आप दोनों डायग्राम्स को चेक करिए, सिर्फ एरो बदल गया, सेम डायग्राम दिख रहा है ना आपको। देखिए अभी ऐसे आ रही थी तो ऐसे जा रही थी, अब अगर ऐसे आएगी फोकस के डायरेक्शन में आएगी, अंदर नहीं जा पा रही फोकस से, फोकस के डायरेक्शन में आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। तो जस्ट पहले का उल्टा हो गया ये कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी और अगर फोकस से होकर आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड वाला बहुत यूज किया जाता है। थर्ड वाला क्या कहता है, इफ अ रे पासेस थ्रू कम्स थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो सेंटर से जो मिलाते हैं ना वो रेडियस होती है और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्फीयर पर। और जो अपने लॉ पढ़े थे ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितने एंगल से वो आती है ना उतने ही एंगल से वापस जाती है। तो अगर पैरेलल आएगी ना, ये परपेंडिकुलर आएगी तो इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। वही बात करेंगे इसकी, यहाँ अभी उतना डिटेल में आने घुसते। तो पहला वीडियो आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी, या मान लीजिए होकर नहीं आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही आ रही है, इसी डायरेक्शन में आ रही है, यहां से आ रही है, बट लेकिन किसी के डायरेक्शन में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर या सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में अगर वो मिरर पर फॉल होती है, देन इट कम्स बैक, रिटर्न्स बैक इन द सेम पाथ। देखिए इस पाथ पे आई, इसी पाथ से वापस चली गई, आपको दो लाइन दिखेंगी नहीं। देखिए यहां सी से होकर तो नहीं जा पा रही लेकिन उसके डायरेक्शन में आ रही है, तो जब वो वापस जाएगी ना रिफ्लेक्शन के बाद, तो रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ। आपको दो लाइनें नहीं बनानी, जैसे आप बना रहे थे ना पिछले में बना रहे थे, देखिए दो आने वाली अलग जाने वाली अलग, तो आपको सिर्फ एक लाइन पे दो एरो बना देना है, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस हो जाएगी। A ray passes through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror. After reflection is reflected back along the same path. आप सिर्फ इस लाइन पर याद रखिए, after reflection is reflected back along the same path. जब भी ये center of curvature से होकर आए या in the direction of center of curvature, चाहे उससे होकर आए और चाहे उसके डायरेक्शन में आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ, अलोंग द सेम पाथ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चौथा बहुत कम यूज करते हैं, 10th लेवल पे, 10th स्टैंडर्ड पे नहीं यूज करते इमेज बनाने के लिए। इमेज ये जस्ट बिल्कुल वही जो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहे थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ऑब्लिकली बिल्कुल ऐसे आती है कोई रे, बिल्कुल यहां तक डायरेक्ट आती है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और रे अगर बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे आती है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो सेम उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। ये बिल्कुल डायग्राम आप जब भी आप पहला वाला वीडियो देखें जिसमें आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ें, तो वहां आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। माने अगर 30 डिग्री पे आएगी तो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी,
तो इस लॉ को फॉलो करते हुए जितने इस प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हुए रे डायरेक्ट यहाँ आती है, उतने ही एंगल पर ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट आप इमेज फॉर्मेशन में 10th स्टैंडर्ड पर हम इसका यूज ना के बराबर करते हैं। तो आप चाहें तो ऊपर के 3 लॉज पर फोकस कर सकते हैं, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें 3 में से कोई 2 रे जरूरत पड़ती है, और 2 रे से हमारा काम चल जाता है। तो 3 रेस को एक बार जल्दी से हम सम अप करेंगे। 3 लॉज जो आपने पढ़े जल्दी से सम अप करेंगे। पहला लॉ क्या कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर वो फोकस से होकर आएगी तो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और थर्ड कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी तो सेम पाथ पर रिटर्न बैक हो जाएगी। इन 3 लॉज को फॉलो करते हुए, ओबे करते हुए, अब हम ये आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं ना ढेर सारे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ये डायग्राम्स बनाते हैं। बने बनाए नहीं देखते, आपके सामने ये 3 सारे डायग्राम्स आज बनाते हैं, और ये बनाना सीखेंगे जो आज आपका मेन पार्ट है। इसके बाद थोड़े से यूजेस हैं, और उसके बाद आपका एक और डायग्राम, और ये आपका पोर्शन मिरर का खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके साइन कन्वेंशन के बाद फिर लेंस स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तो करते हैं श्री गणेश। आज हम बनाते हैं इमेजेस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए, हम बने बनाए इमेजेस पे सिर्फ इसलिए नहीं समझा रहे हैं, पहले से बना के आपको बने बनाए में समझा सकते थे, आपका टाइम बच जाता। बट आपके सामने बनाने से आपको इमेज को बनाना समझ आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लें कि किन पोजीशंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इमेज हमेशा किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का बनेगा। तो पहले हम एक डायग्राम में समझेंगे कि हम कितनी जगह इमेजेस ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। देखिए, हम यहाँ कॉनकेव मिरर समझ रहे हैं। कॉनकेव मिरर में आउटसाइड पॉलिश होती है, यहाँ आउटसाइड पॉलिश होगी। ये P यानी पोल, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके ठीक बीच में आप रखेंगे F। जब भी आप मिरर बनाएंगे तो आप इस तरह से इतना खाली बनाएंगे, ये स्पेस आप लेके चलेंगे, फिर मिरर इमेज बनाएंगे। तो कितने पोजीशंस हो सकते हैं? देखिए, पहली पोजीशन ये है, इसको हम बोलते हैं एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी वेरी फार, बहुत ज्यादा दूर। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी हो गया और ये है C। इन दोनों के बीच में कहीं भी एक पोजीशन, जरूरी नहीं सेंटर पे ही हो, कहीं भी हो सकती है। ये सेकंड पोजीशन हो गई। इस सेकंड पोजीशन का नाम क्या होगा? बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। देखिए, पोजीशंस लिखें हम पहले, यहां लिख लें पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम कितनी जगह रखेंगे, कितने डायग्राम्स बनेंगे? तो पहली पोजीशन क्या हो गई? एट इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी सिंबल से शो कर सकते हैं, एट इन्फिनिटी। दूसरी पोजीशन क्या हो गई? बिटवीन इन्फिनिटी एंड C। बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी बियॉन्ड C। C के बाहर, C के पीछे। तीसरी पोजीशन क्या हो गई? एट C। ऑब्वियसली चौथी पोजीशन क्या हो जाएगी? बिटवीन C एंड F। तो चौथी पोजीशन हो गई बिटवीन C एंड F, यानी C और F के बीच में। पांचवी पोजीशन क्या हो गई? एट F। और छठवीं पोजीशन क्या हो गई? बिटवीन F एंड P, यानी बिटवीन P एंड F। तो अब इसके आगे तो रख नहीं सकते, फिर तो मिरर से ही चिपक जाएगा। तो ये 6 पोजीशन, सबसे पहले इन 6 पोजीशन को हम बहुत अच्छी तरह से
दिमाग में बिठा लें कि हमें किन किन जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हम 6 अलग अलग इमेजेस बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला इमेज, तो फर्स्ट इमेज हमें कहां रखना है ऑब्जेक्ट को? एट इन्फिनिटी। देखिए आपको स्केल से बनाना है, हम आपको ऐसे ही बना रहे हैं, P F C। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, तो हमें दिखाई तो वो दे नहीं रहा, तो जब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है तो ऑब्जेक्ट से रेज कैसी आएंगी? पैरेलल। अब हमें ये भी नहीं पता कि वो किस साइड है, इधर है या इधर है, तो हम क्या करते हैं, या तो ऊपर ही दो रे ले लेते हैं, नहीं तो हम एक काम करते हैं, ये रे यहां ले लेते हैं। अब आपको ये पता है कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से होकर जाती है? कहां से होकर जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन? फोकस से होकर जाती है। लीजिए, आपको हम बता सिर्फ इसलिए रहे हैं ताकि आप स्केल का यूज प्रॉपर करके डायग्राम बना सकें। बने बनाए डायग्राम से भी समझाया जा सकता है, बट वहां आपको वो फील नहीं आएगा कि हम कैसे बनाएंगे, और दिक्कत लोगों को, सिर्फ बच्चों को यही डायग्राम्स बनाने में आती है, तो इसलिए टाइम भले ही लगेगा बट आप सीख जाएंगे कि बनाना कैसे है। तो देखिए ये देखिए, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है? एरो जरूर दिखाइए कि ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंट है और यहां आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? एट फोकस। तो इमेज कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट बना एट इंफिनिटी, बट इमेज कहां बनेगा? एट कैपिटल एफ, यानी प्रिंसिपल फोकस। तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा, इमेज कहां बनेगा? फोकस। ठीक, क्लियर। ये आपका पहला डायग्राम कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज इसका फोकस बनेगा, बट इमेज तो पॉइंट साइज का है क्योंकि दिख ही नहीं रहा है इमेज। तो अब आपको कैसे पता कि इमेज भी दिखता है? आगे के डायग्राम में देखेंगे कि इमेज कैसे दिखता है। यहाँ रियली इंटरसेक्ट कर रही है, इमेज रियल बन रहा है, रियल इमेज इन्वर्ट बनता है। कैसे बनता है हम अगले डायग्राम में देखेंगे। तो यहाँ इमेज रियल बनेगा, इन्वर्ट बनेगा, कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का। बट इस, और हाँ एक जरूरी चीज, जब तक आप शेडिंग नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं करेंगे, शेडेड एरिया नहीं दिखाएंगे, पॉलिश एरिया नहीं दिखाएंगे, तब तक ये मिरर ही नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए, ये आपकी पहली पोजीशन हो गई। अब सेकंड पोजीशन, अगर आपने पिछली 6 पोजीशन को ध्यान किया हुआ है तो देखिए ये 6 पोजीशन बहुत ध्यान से इस चीज को एक बार तैयार करेंगे, तभी हमें वो 6 डायग्राम समझ में आएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी काम है और सेम 12th में भी है, सेम टू सेम 12th में भी काम करेगा ये। तो अब देखिए ये वाला अपना काम हो गया, ये पहला वाला डायग्राम हो गया। दूसरे वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी या बियॉन्ड सी। अब कैसे बनाएंगे डायग्राम? चलिए उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं, इसको सीधा करते हैं और ये बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका P, ये F और ये C। आप ध्यान रखिए इस चीज का कि P और C के ठीक बीच में F बनाइए। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बियॉन्ड C। लीजिए ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। अब कैसे करेंगे? अब हमारा पहला लॉ क्या कहता है? हम पहले रूल के हिसाब से चलेंगे। हमारा पहला रूल क्या कहता है?
कि अगर हम रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। लीजिए ये पैरेलल ड्रॉ हो गई। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाना है इसको? कहां से होकर जाना है? फोकस से। अब यहां थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए आप, लेकिन चूंकि हमें सीखना बहुत अच्छी तरह से है इसलिए हम इस टाइम को लगने देंगे। तो ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से। दिख रहा है आपको? तो ये पैरेलल अपने ड्रॉ करिए, ये इसको नाम दे दीजिए ऑब्जेक्ट को ए बी। तो आप ये जो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जा रही है? फोकस से। अब आपके पास दूसरा लॉ है, तीसरा लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि आप इसको फोकस से अगर होकर गुजारेंगे, अगर ये फोकस से होकर जाएगी, दूसरा लॉ आपको ध्यान होगा। दूसरा लॉ पहला हमने क्या पढ़ा था कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा लॉ क्या कहता था कि अगर ये फोकस से होकर जाएगी, व्हेन इट कम्स थ्रू द फोकस, then after reflection it becomes parallel। it becomes parallel। देखिए ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये देखिए ये इनकमिंग की लाइन है और ये आउटगोइंग की है रिफ्लेक्शन के बाद। ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से हम क्या करेंगे? वहां से हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। डॉट डॉट करके इमेज को दिखाने का तरीका होता है कि हम डॉटेड बनाते हैं, तो ये बताता है कि ये इमेज बना है। तो आप अगर इस इमेज को नाम देंगे ये ए डैश और ये बी डैश, देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सीधा है बट इमेज कैसा बना हुआ है? उल्टा। और उल्टे इमेज को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड। तो ये इमेज कैसा बना है? इन्वर्टेड। ठीक है ना? कहां बना है? बिटवीन C एंड F। इमेज कहां बना है? बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन इंफिनिटी एंड C। इमेज कहां बना है? बिटवीन C एंड F। ओके, इमेज कहां बना है? बिटवीन C एंड F। और इमेज का साइज देखिए जरा, देखो एक तो क्लियर है इन्वर्टेड बना है, रियल बना है। रियल क्यों बना है भाई? क्योंकि ये रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं। रियल इमेज हमेशा कैसे बनता है? इन्वर्टेड बनता है। पहचान है इमेज की, रियल इमेज की, कि वो इन्वर्टेड बनेगा। बट अगर हम साइज देखें तो ये देखो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटा बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, जिसको कभी कभी साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं डिमिनिस्ड। ये मिलेगा वर्ड आपको आगे, डिमिनिस्ड मतलब छोटा बन गया उससे। ये दो इमेजेस आपको समझ में आ रहे हैं? अगर ये दो इमेजेस आपको समझ में आ रहे हैं तभी आप तीसरा इमेज तैयार करेंगे, अदरवाइज आप पहले ये दो इमेजेस तैयार करेंगे, उसके बाद ही आप तीसरे इमेज पर जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अदर इमेजेस की तरफ। अगर आप तीसरे पॉइंट पर ध्यान देंगे तो पहला इंफिनिटी, दूसरा इंफिनिटी एंड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, और तीसरा कहां रखना है? सी पर। तीसरे में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे आप? सी पर। ध्यान से समझेंगे, साथ देंगे तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपके सामने बना के दिखा रहे हैं, अन्यथा आप और वीडियोस अगर कहीं देखेंगे तो आपको सारे के सारे रेडीमेड बनाए हुए मिलेंगे। शायद आपको प्रॉपर समझ आ जाए या ना आ पाए कि कैसे बनाते हैं, तो इसलिए टाइम भले लग रहा है बट हम आपको बना के दिखा रहे हैं।
तो तीसरे में ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम? एट सी, सी पर रख रहे हैं। तो ये एक बार हम दोबारा से तैयार कर लेते हैं अपना सब। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि आप भी स्केल को प्रॉपर तरीके से रखें और आपको चीजें समझ आ जाए। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने खींच लिया, तो ये हो गया P, ये हो गया F और ये इक्वल लीजिए ये हो गया C। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? C पर ही रखना है। तो हमने इसको सीधा कर लिया और यहाँ अब हम ये ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। ये हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया। अब क्या करेंगे हम? अब हमारा काम क्या है कि पहली लाइन हमें कहाँ ड्रॉ करनी है? पैरेलल। इसको थोड़ा सा सही कर दें। अब ये बिल्कुल पैरेलल आएगी, लीजिए। और पैरेलल कहाँ से होकर जाएगी? अगर इस डायग्राम में एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपका F ठीक बीच में नहीं बना है तो इमेज गड़बड़ हो सकता है। तो कभी कभी इस इमेज को हमें मैनिपुलेट भी करना पड़ता है। तो इमेज को मैनिपुलेट करना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर लगता है कि मिस्टेक हुआ है तो फिर ये सही नहीं बनता है। ये केवल ये एक ऐसा है इमेज जहां हमें सी पर रखना है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट भी सी पर होता है और इमेज भी सी पर ही बनाना होता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि इमेज बिल्कुल परफेक्ट बने। बकाया जो इमेज है उनमें थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, बट इसमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा रहती है। इसको हमें ज़्यादा सावधानी से बनाना होता है। ये देखिए, ये जो रे पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस। दूसरा वाला क्या कहता है आपका लॉ? दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो फोकस से होकर जाएगी, चलिए भाई फोकस से गुजार देते हैं। जो फोकस से होकर जाएगी, थोड़ा सा यहाँ फर्क दिख रहा है तो डायग्राम में भी फर्क आ जाएगा। फिर जो फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी और यहाँ थोड़ा सा फर्क आएगा। आपको पैरेलल बनाना है बिल्कुल, तो पैरेलल के लिए पहले यहाँ रख लेते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अब बिल्कुल सही है। तो इसके पैरेलल आप ये लाइन ले लेते हैं। यहाँ ये मिल रही है। इसको जब आप मिलाते हैं बिल्कुल सीधा कर देते हैं। जब आप मिलाते हैं तो देखिए डॉट डॉट करना था, सॉरी। ये डॉटेड लाइन खींचनी थी। डायग्राम की जो लाइन होती है इमेज की, वो लाइन हम डॉटेड दिखाते हैं। तो देखिए परफेक्ट इमेज, इसको हम थोड़ा सा ये जो सी बना हुआ है इस सी को हटा देते हैं यहाँ से, ताकि आपको इमेज एकदम परफेक्ट दिख सके। सी को हम यहाँ बना देते हैं और इसको यहाँ से मिला के बनाते हैं एक बार। परफेक्ट इमेज है ये, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ था? सी पर। इमेज कहाँ बना है? सी पर। स्पेशल कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जहां रखते हैं इमेज भी वहीं बनता है। और देखिए कैसा बना है? रियल। पहचान क्या है रियल की?
इन्वर्टेड बनेगा यानी उल्टा, और साइज क्या है, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। दिख रहा है ना, ये इक्वल टू द ऑब्जेक्ट है। समझ गए बात? इसको बहुत सावधानी से बनाना है, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल से बनता है। सेम उसी जगह पे आना है, सेम उसी साइज का बनना है, इसलिए आपको बहुत हाथ साथ के बनाना है। हमने आपके सामने बनाया है, बिल्कुल बना बनाया है, इमेज नहीं दिखाया है, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से बनाना है, क्योंकि ये कई बार लोगों पे बनता नहीं है इमेज। तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन दिखाते हैं आपको, अब आसान रहेंगे आपके लिए। फोर्थ कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, सी और एफ के बीच में। तो देखिए चौथी कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहां आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। चलिए सी एंड एफ हमने ठीक बीचों बीच लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज पी, एफ एंड सी। परफेक्ट बनाने के लिए देखिए यहां फिर थोड़ा सा फर्क आ गया है, तो ध्यान ये रखना है कि कोशिश ये करेंगे पी और सी के ठीक बीच में एफ रखें, आप नाप के बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ठीक बीच में रखना है, मतलब कहीं भी रख दीजिए, ठीक बीच में नहीं, सी और एफ की। चलिए हम थोड़ा सा इधर को खिसका देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं बिल्कुल बीच में ही रखना है, आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन लोकेशन सी और एफ के बीच में ही रहे। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ हमारा ये कहता है कि ऑब्जेक्ट, चलिए इसको पहले पैरेलल कर लेते हैं। पैरेलल के लिए आप इस लाइन से मिलाया करिए ताकि आपकी लाइन ये पैरेलल रहे, और ये पैरेलल खींचा आपने प्रिंसिपल एक्सिस के। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से होकर जाती है, सब लोग फटाफट से कमेंट में लिखेंगे कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से। लीजिए अब दूसरा लॉ क्या कहता है आपसे, पहले इसको थोड़ा खींच लो, जरूरत पड़ेगी इसकी। चलिए तो पहला लॉ तो कर दिया आपने, दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर कैसे जाएगी, चलिए ऐसे जाएगी, ये फोकस से होकर गई और कैसे हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल। पैरेलल के लिए पहले इसको सीधा बैलेंस कर लीजिए, अब भी नहीं हुआ, पैरेलल। देखिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहां से इंटरसेक्ट करती हैं वहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां देखिए ये बन गया इमेज, ये ए डैश और ये बी डैश या A1 B1। अब आप अगर देखें इमेज को, इमेज कहां बना है, बियॉन्ड सी या बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां आया, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बन गया, तो इमेज कहां बना है, इमेज इज बिटवीन
इन्फिनिटी एंड सी, यही आपने पोजीशन को सी के पीछे लिया तो पीछे इन्फिनिटी है। इमेज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज क्या हुआ, रियल दिख रहा है ना, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है। साइज आपको देखिए देखिए देखिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, कैसा बन रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा बन गया, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये आपके चौथा इमेज तैयार है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इमेजेस समझ आएंगे। तो आज इस पार्ट में इतना ही करते हैं, शेष आपको नेक्स्ट पार्ट में भेजेंगे। पहले आप ये 4 इमेजेस तैयार कर लीजिए, सारे लॉस देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में ये मिरर फिनिश करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे वीडियोस हम इसलिए डालते हैं क्योंकि बड़े वीडियोस हम अगर वन शॉट में भी डालते हैं इसको तो लेंथी होके थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। आप छोटे छोटे से पार्ट कंप्लीट करिए, एक पार्ट को कंप्लीट करके ही, खाली देख के नहीं, कंप्लीट करके अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं तो चीजें इजीली ग्रैस्प हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं। वन शॉट वीडियो भले 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के हो सकते हैं, बट वो कोई एक बार में नहीं करता, उसको भी हम टुकड़ों में ही देखते हैं। इसलिए हम आपको छोटे छोटे से वीडियो डालते हैं ताकि आप इजीली उनको समझ सकें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।